Welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one more question in our BPSC 50-day planner series. And the question for today is India's presidency for the G20, SCO and UNSC is a historic opportunity for reinventing the United Nations. So ये वाले क्वेश्चन में हम तीन ग्लोबल बॉडीज के बारे में देखेंगे. दे आर G20, SCO which stands for Shanghai Cooperation Organization and United Nations Security Council. Okay, तो चलिए let us start the question. First of all, whenever we write the introduction, in the economy question I have told you that we should start with a fact. लेकिन ये sacrosanct नहीं है. You can use the fact in any question. ठीक है. But in questions of IR, it is more prudent to use current affairs and some historical background. Getting the point? तो ये वाला न्यूज या ये वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया विल बी गेटिंग द G20 प्रेसिडेंसी फॉर द ईयर 2023. अगले साल G20 की जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास आ जाएगी और इसीलिए इंडिया जो है वो सारे के सारे ग्लोबल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन का हेड रह चुका है, चाहे वो यूएनएससी हो, एससीओ हो या फिर G20 हो. गेटिंग द पॉइंट. चलिए, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि इंडिया गेटिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2023 मेक्स या फिर असर्ट्स इंडियाज एस्पिरेशन टू बिकम अ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर. Therefore, it becomes all the more prudent for us to discuss in this slide India's aspiration for the permanent membership at the UNSC and the related concepts. ठीक है, यहां पे आप यूनाइटेड नेशन का भी ब्रीफ हिस्ट्री के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, चलिए अब हम बॉडी पार्ट पे आते हैं. लेट अस डिस्कस द बॉडी पार्ट. सबसे पहला वी विल डिस्कस ओवर हेयर, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है देन देयर नीड्स टू बी सम इश्यूज. ठीक है, तो पहला होगा हमारा व्हाट आर द इश्यूज विद द यूएन. यूनाइटेड नेशन में क्या क्या इश्यूज है. ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1. सबसे पहले मल्टीलैटरलिज्म. मल्टीलैटरलिज्म इज एट अ थ्रेट. ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो देखिए द वेस्टर्न पावर्स दे हैव गॉट मोर से. इनके पास में ज्यादा से. ये तीन चार चीजों से प्रूव होता है. सबसे पहले तो दे आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन फंड. सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. उसके बाद में अगर आप परमानेंट मेंबरशिप भी देखोगे ये भी बहुत स्क्यूड है. परमानेंट मेंबरशिप में वी हैव यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया. तो आप देखो ये भी वेस्ट की तरफ स्क्यूड है. ठीक है, और अगर हम वेस्ट की तरफ स्क्यूड वाला एंगल नहीं भी देखते हैं तो भी ये जो परमानेंट मेंबरशिप है दिस क्रिएट्स एन अनफेयर डिस्टिंक्शन. ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये जो 5 सुपर पावर है दे रूल द रूस्ट. वो पूरे वर्ल्ड को रूल करते हैं और बाकियों का कोई सही नहीं रहता है. अब आप देखिए ये जो 5 पावर्स को चूज किया गया था दिस वाज इन द बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. लेकिन आफ्टर दैट 75 to 80 years have elapsed and the world has undergone a significant change. So this also needs to be worked upon with. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट इशू देखते हैं. सबसे पहला दूसरा इशू देखिए, अनफुलफिल्ड प्रॉमिस. दिस इज अनफुलफिल्ड प्रॉमिस. अब इसमें क्या क्या होता है देखिए आप, जो G7 समिट हेल्ड किया गया था ना 2022 में, उसने एक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की थी दैट इज कोऑपरेटिव इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब जो कि यूएन के बाहर काम करेगा. ऐसा क्यों लाया गया? क्योंकि यूनाइटेड नेशन हैज प्रूव टू बी इनएफेक्टिव इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग में यूएन जो है वो इनएफेक्टिव प्रूव हुआ है. देखो आप UNFCCC जो है ये एक ओवर आर्चिंग बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ डील करती है. और यहाँ पे जब हमने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था तो एक बात की गई थी कि जो रिचर नेशंस है दे विल प्रोवाइड अराउंड $100 billion ऑफ असिस्टेंस टू लोअर या फिर पुअर कंट्रीज, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है. तो एक तरह से देखा जाए तो यूएन की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी कम हो रही है. उसके बाद में देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे चाइना एंगल कैसे अभी फोरम में आया है. WHO एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, तो WHO पे एलिगेशन लगा था कि WHO इज ट्राइंग टू मैस्क्यूरेट का मतलब है
WHO is trying to provide shelter to the China, provide shelter to China. और WHO के पास में इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि कोविड-19 जो है वो वुहान के एक लैब से लीक किया गया था. तो एक तरह से देखा जाए तो दिस इज अ बोल्ट ऑन द इमेज ऑफ यूनाइटेड नेशन. गेटिंग द पॉइंट. आगे हम लोग देखते हैं. और जो लास्ट है, अगर मैं फोर्थ पॉइंट बोलूं, यूनाइटेड नेशन का जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, यूनाइटेड नेशन जो है ना, दिस इज बेसिकली अनरिप्रेजेंटेटिव. अब आप बोलोगे अनरिप्रेजेंटेटिव क्यों है, यहाँ पे तो बहुत सारी बॉडीज, बहुत सारे कंट्रीज हैं, 180 प्लस नेशंस है. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. अनरिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस कि ईच एंड एवरी नेशन शुड गेट अ सीट ओवर हियर, भले ही वो नेशन पैलेस्टीन क्यों ना हो. गेटिंग द पॉइंट. तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इन द यूनाइटेड नेशन, दैट इट इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ इट्स वेस्टर्न मास्टर्स. गेटिंग द पॉइंट. चलिए अब हम लोग आगे डील करते हैं. जो हमारा अगला इशू है, दैट इज, फर्स्ट हमने बात किया इश्यूज विद द यूनाइटेड नेशंस के बारे में, और जो अगला इशू है दैट इज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी इंडिया विल हैव एट G20. G20 में क्या अपॉर्चुनिटी है? सबसे पहले ये इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी दे रहा है फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ. सस्टेनेबल ग्रोथ, क्योंकि देखो आप G20 में ना, बेसिकली वी हैव दोज नेशंस विच आर इकोनॉमिक सुपर पावर. ठीक है, विच आर इकोनॉमिक सुपर पावर्स. और ये इकोनॉमिक सुपर पावर्स ऐसे नहीं है कि इनकी इकोनॉमी सैचुरेट हो गई है, दे स्टिल हैव लॉट टू ऑफर. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद में G20 कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द कंस्ट्रेंट्स इन द ग्लोबल वर्ल्ड. और वो कंस्ट्रेंट क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन वॉर. सो इन G20 इंडिया कैन इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर ट्राइंग टू मीडिएट द यूक्रेन क्राइसिस. गेटिंग द पॉइंट. चलिए अब हम थर्ड इशू देखते हैं. थर्ड इशू इज दैट, सबसे पहले we should try to propagate the two basic ideals on which Indian economy is, या फिर Indian government is working, that is going green and going digital. देख रहे हो आप, इस तरीके से G20 जो है, this is providing us with an opportunity. अब growing green और growing digital में we can also try to amass या try to attract international investment. ठीक है, international investment. तो दिस आर सम ऑफ द बेनिफिट जो कि G20 के साथ है. अब हम एससीओ की बात करते हैं. एससीओ के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि व्हाट डज एससीओ. एससीओ स्टैंड्स फॉर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, शांघाई इज इन चाइना. सो बेसिकली एससीओ के 8 मेन मेंबर्स हैं. अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, दे आर इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना एंड द 4 सेंट्रल एशियन नेशंस एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान. ठीक है, अब किस तरीके से एससीओ एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये आप यहाँ पे देखो. ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूँ और हम एससीओ को थोड़ा यहाँ पे अच्छे से डील करेंगे. सबसे पहले एससीओ प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद पाकिस्तान. ठीक है, ये चीज आप समझ रहे हो. व्हाई इंटरैक्ट विद पाकिस्तान? सबसे पहले जो हमारा और अर्स्टवाइल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है सार्क, दिस हैज बिकम डिफंक्ट. आज के डेट में काम नहीं करता है. बीमस्टेक जो है, जो हमने सार्क के ऑल्टरनेटिव में खोला है, इसमें पाकिस्तान है ही नहीं. लेकिन इंडिया नीड्स टू इंटरैक्ट विद पाकिस्तान फॉर एवरीथिंग, ऑल्सो फॉर प्रमोटिंग ट्रेड विद अफगानिस्तान. अब आप बोलोगे ट्रेड विद अफगानिस्तान के लिए इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट बिल्ड किया है, लेकिन ईरान जो है वो अपने अभी बहुत टर्मोइल से गुजर रहा है. समझ रहे हो आप. उसके बाद ईरान में यूएसए सैंक्शंस है. ठीक है, एंड यूएसए इज अ फ्रेंडली अलाई ऑफ इंडिया. तो हमको यूएसए को भी एंटागोनाइज नहीं करना है. तो इन शॉर्ट आप क्या कर सकते हो, आप पाकिस्तान के साथ सिमिलर ग्राउंड्स में इंटरेक्ट. ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में गुड रिलेशंस थे बिफोर द तालिबान गवर्नमेंट. लेकिन जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है, इंडिया नीड्स टू सिक्योर इट बॉर्डर्स फ्रॉम इन्फिल्ट्रेशन, रेडिकलाइजेशन. इन सब चीजों से हमको अपने बॉर्डर्स को बचाना है. अब इसके लिए क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि अफगानिस्तान जो है, दिस इज एन ऑब्जर्वर स्टेट इन एससीओ, या हम इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इंडिया कैन चेक द इंक्रीजिंग बोनोमी एंड इंक्रीजिंग कमांडेड बिटवीन रशिया एंड चाइना. चाइना एंड रशिया, दे आर लाइक माइंडेड कंट्रीज, जिनकी इकोनॉमी जो है वो सो कॉल्ड सोशलिस्टिक पैटर्न पे काम कर रही है. तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि उनके बीच में क्या ग्रोइंग इकोनॉमी हो रही है कि नहीं हो रही है. गेटिंग द पॉइंट.
उसके बाद में एससीओ में एक मैकेनिज्म है बाय द नेम ऑफ रैट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड। यहाँ पे इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल पावर टू शन टेररिज्म। क्योंकि देखो अब टेररिज्म जो है ना, दिस इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया बट अ ग्लोबल प्रॉब्लम। You will be amazed to know that Pakistan is also facing the turmoil of terrorism. उसके बाद में चाइना ऑल्सो, चाइना में भी है वहां पे। इसके बारे में ग्लोबल फोरम में ज्यादा न्यूज नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि चाइना जो है ना, दिस इज गिविंग अट्रोसिटीज ऑन उगियोर मुस्लिम्स। वहां पे डिटेंशन कैंप्स होते हैं, वो स्कूल में उनको ऑप्रेस करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चाइना को भी खतरा है रेडिकलाइजेशन से। सो इन दिस वे इंडिया कैन यूटिलाइज द एससीओ समिट। गेटिंग द पॉइंट। अब उसके बाद में हाउ कैन इंडिया यूज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज एन अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले देखो आप, इंडिया जो है ना, दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द पीस कीपिंग फोर्सेस। ठीक है, जो पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं यूनाइटेड नेशन के, उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का है। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद में इंडिया हैज इमर्ज एज अ रेस्पॉन्सिबल प्लेयर। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए भी इंडिया जो है, दिस इज इमर्जिंग एज अ रेस्पॉन्सिबल प्लेयर। उसके बाद में इंडिया ऑल्सो ट्राइज टू प्रमोट मल्टीलैटरलिज्म। इंडिया मल्टीलैटरलिज्म को भी प्रमोट करता है। सो ये जो कुछ कुछ चीजें हैं, दिस इज बिल्डिंग अ वेरी गुड केस फॉर इंडिया। और व्हाई द वर्ल्ड शुड वर्क फॉर इंडिया, या फिर इंडिया को क्यों एज अ ग्लोबल सुपर पावर के लिए एक रीजन में प्रमोट करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एरियाज है जहां पे इंडिया काम कर सकता है। सो वर्क एरियाज फॉर इंडिया वो क्या क्या है। सबसे पहले इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन बेटर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। बेटर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, इनमें बोलने का मतलब ये है कि इंडिया शुड ट्राई टू ब्रिंग आउट द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। एक्सेप्टेबल टू ऑल का मतलब ये है कि वी शुड ट्राई टू फुलफिल आवर ऑब्लिगेशन विद द स्मॉलर नेशंस। जैसे कि अगर हमने नेपाल में कुछ प्रोजेक्ट लिया है, सो इंडिया शुड ट्राई टू कंप्लीट इट एंड डू नॉट ट्राई टू वीटो द डिसीजंस टेकन बाय द बिगर पावर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। उसके बाद में इंडिया शुड ट्राई टू ब्रिंग टू द टेबल सम इनोवेटिव आइडियाज। वो जो क्लीशेड आइडियाज हैं, उस एरा को शन करके इंडिया शुड ट्राई टू ब्रिंग सम इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, उसके बाद में वी शुड ऑल्सो ट्राई टू डेवलप सम कॉमन इंटरेस्ट। कुछ कॉमन इंटरेस्ट को भी प्रमोट करना है। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट किसमें, इन इकोनॉमी, इन पॉलिटी, इन एनवायरमेंट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। गेटिंग द पॉइंट। अब आप यहाँ पे देखो कि व्हाट एल्स कैन बी डन। सबसे पहले वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली। ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इंडिया हैज बीन फॉलोइंग फ्रॉम टाइम इमेमोरियल्स। दिस शुड बी प्रमोटेड ऑन अ ग्लोबल स्केल एंड वी शुड ट्राई टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड विद आवर सॉफ्ट पावर rather than हार्ड पावर, और हार्ड पावर में भी rather than मिलिट्री हार्ड पावर। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद में आप अगर आपको इसको कंक्लूड करना है, आप इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हो। यहाँ देखो आप, इसमें कंक्लूजन इस तरीके से लिखा जा सकता है कि इंडिया एज अ रेस्पॉन्सिबल नेशन हैज डन इट्स बिड when it provided millions of doses of COVID-19 vaccine amidst द रेजिंग पैंडेमिक। जब पैंडेमिक रेज कर रहा था, तो इंडिया ने डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबली बहुत सारे नेशंस को वैक्सीन पहुंचाया था। जबकि सो कॉल्ड वेस्टर्न रिचर नेशन, उन्होंने वैक्सीन हेजेमनी को प्रमोट किया था। ठीक है, सो ये बिल्ड करता है वेरी सुटेबल क्रेडेंशियल दैट व्हाई इंडिया शुड बी गिवन अ परमानेंट सीट एट यूएनएससी एंड हाउ इंडिया एज अ रेस्पॉन्सिबल प्लेयर कैन लेवरेज द G20 प्रेसिडेंसी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सो आई होप आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा इस टॉपिक का। वी विल मीट नेक्स्ट डे विद वन मोर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।